हेलो डियर स्टूडेंट। आज ये जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पहला भाग हम लोग देखे थे जीवन की उत्पत्ति के बारे में, जिसमें हम कुल 4 सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज ये पांचवा और छठवां जो बच गया है उसको हम कवर करेंगे। तो ये ओरिजिन ऑफ लाइफ का पार्ट 2 है। ठीक है, देख लेते हैं इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ या जीवन की उत्पत्ति के प्राचीन थ्योरियों में पहला हम लोग विशिष्ट सृष्टिवाद थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन पढ़ चुके हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी पढ़ चुके हैं, थ्योरी ऑफ डायरेक्ट पैंसपर्मिया थ्योरी पढ़ चुके हैं, और प्रलयवाद सिद्धांत जिसको थ्योरी ऑफ कैटाट्रॉपिज्म कहते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हमको पांचवा थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अब थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस है क्या, ये आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पांचवा नंबर है, आप सुधार सकते हैं। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, ऐसा स्पॉन्टेनियस जनरेशन इसीलिए बोला हूँ क्योंकि इसी को एबायोजेनेसिस भी कहते हैं। इस स्लाइड में आप अगर देखेंगे तो लिखा भी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बोलें या थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस बोलें, एक ही है। ठीक है, मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन को एबायोजेनेसिस भी कहते हैं और स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, जब इसको हम पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि स्वतः जननवाद या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसी स्लाइड के आप लास्ट लाइन में अगर देखेंगे तो इस सिद्धांत को हम लोग अजीवात जीव उत्पत्ति सिद्धांत भी कहते हैं या थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत के जनक जो हैं एनेक्सीमेंडर को माना जाता है, और इस सिद्धांत के मानने वाले वैज्ञानिक ये कहते थे या दार्शनिक ये कहते थे कि जीवन में जो उत्पत्ति हुआ है वो अकस्मात सडन ही स्वतः निर्जीव चीज़ों से हो गई है। इस चीज़ को याद रखना है। इनके अनुसार क्या होता है, स्वतः, जैसे मैं बोल रहा हूँ स्वतः जननवाद, तो इनके अनुसार पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति स्वतः ही निर्जीव चीज़ों से हुई, लिविंग चीज़ों से नहीं, नॉन लिविंग चीज़ों से हो गया है। ये इन्होंने इन वैज्ञानिकों ने कहा है, और इस वाद के समर्थन जो करते थे वो अपने समय के बड़े बड़े वैज्ञानिक जैसे थैलिस हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, जॉन रे नीदम, ये सभी रहे हैं। ठीक है, और इसके जनक एनेक्सीमेंडर रहे हैं। तो इस सिद्धांत में हम क्या समझे कि जीवन की उत्पत्ति स्वतः ही निर्जीव चीज़ों से हुआ है, इसीलिए इसको स्वतः से रिलेटेड है स्वतः जननवाद, और निर्जीव है इसीलिए एबायोजेनेसिस। अजीव जिसमें जीवन है ही नहीं उनसे जीवन की उत्पत्ति हुआ है, ये इन्होंने कहा है। हालांकि अरस्तु ने ये भी बोला कि एक बार जब स्वतः उत्पादन हो जाते हैं जीव में, उसके बाद उन्हीं चीज़ों से फिर आगे लिविंग चीज़ बने हैं या सजीव चीज़ बने हैं, ये बोला। मतलब एक बार उत्पन्न होने के बाद ही फिर उसमें सजीव चीज़ बनते गए हैं, ये इन्होंने ज़रूर बोला है। ठीक है, तो इसको बहुत समय तक मानते भी रहे लोग, लेकिन बाद में इसका खंडन भी हुआ जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था स्वतः जननवाद के बारे में। इसका कुछ प्रयोग है उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे और कुछ है उसको देखते हैं। एक बार स्वतः जनन हो जाने के पश्चात जनन द्वारा जीव अपनी ही तरह के अर्थात समान जीव उत्पन्न करने लगते हैं, जैसे मैं भी बताया हूँ। ठीक है, एक बार स्वतः उत्पन्न होते हैं उसके बाद वो जीव स्वतः उत्पन्न करने लगते हैं अपने समान जीव, ये अरस्तु ने ही कहा था। ठीक है, लेकिन नवीन जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से ही होता है, ये भी इन्होंने कहा था। ठीक है, तो नए नए जीव की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से होना का मानना इस सिद्धांत का कमजोर पक्ष भी माना जाता है। ठीक है, इसका बाद में खंडन भी हुआ जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके कुछ कुछ उदाहरण जो हैं। उदाहरण आप तो देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, मतलब एंटरटेन हो जाओगे ये कह सकते हैं, क्योंकि क्या क्या है वो देखते हैं फिर समझ में आएगा आप लोगों को। तो पहला उदाहरण अगर देखें तो इस संबंध में याद रखना, स्पॉन्टेनियस जनरेशन के संबंध में वॉन हेलमोंट ने, ठीक है, वॉन हेलमोंट ने अपने
कथन में ये बताया था और उन्हें प्रयोग द्वारा ये बताया कि पसीने की बदबू युक्त कमीज को अगर गेहूं के दानों के साथ किसी पात्र में 21 दिनों तक रखा जाए तो उसमें स्वतः ही चूहे उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये कहा इन्होंने, तो अभी के दौर में तो ये थोड़ा सा हंसी आएगा इसमें, लेकिन उस समय यही मानने लग गए थे लोग। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, एक बदबूदार कमीज को अगर गेहूं के दाने के साथ किसी पात्र में रख दिया जाए तो उससे स्वतः ही चूहे उत्पन्न हो जाते हैं, ये बोला। तो इससे स्वतः जननवाद को उस समय काफ़ी बल भी मिला था। ठीक है, आप देख सकते हो एक जार लिए हैं, उसमें क्या किए हैं, वीट का कुछ भाग डाल दिए हैं और गंदा सा बदबूयुक्त टी शर्ट को या शर्ट को कह सकते हैं, कमीज को डाल दिए हैं और 21 दिन के बाद वो देखते हैं तो उससे क्या है, चूहे बाहर निकल आ रहे हैं। हालांकि इसका कारण कुछ और था, अब वीट को खाने के लिए या गेहूं को खाने के लिए चूहे तो आएंगे ही, ये कारण था। लेकिन उस समय उतना नॉलेज नहीं था तो इसी को ही सही मानने लग गए थे लोग और काफ़ी बल मिला था कि बायोजेनेसिस हो सकता है। ऐसे ही और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं, जैसे उस समय के लोग ये भी मानते थे कि तालाब के कीचड़ से मछली, मेढक, सांप और कछुए आदि बने हैं। उसके अलावा खाद और मांस टुकड़े और बालों की गंदगी, गोबर, विष्ठा, ये सब चीज़ों से कीड़े मकोड़े बने हैं, ऐसा भी मानते थे उस समय के लोग। ठीक है, तो आगे और देखते हैं। एक जॉन नीदम जो काफ़ी फेमस हुए थे, ठीक है, और इन्हीं के कारण काफ़ी बल मिला था स्वतः जननवाद को। तो इनका क्या था, इन्होंने क्या किया, इनका हम लोग प्रैक्टिकल आगे देखेंगे। जैसे इन्होंने ये प्रयोग किया था, ठीक है, क्या किए थे वो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं। तो उन्होंने मांस के सूप को एक फ्लास्क में जो थोड़ा सा लूज कॉर्क था उसमें बंद किया, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ढक्कन को सही तरीके से उन्होंने नहीं लगाया था, लूज तरीके से ही लगाया था जिसमें ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा जा सके। ठीक है, उसको लिया और कुछ समय तक उसको उबाला और उसके कुछ दिनों के बाद उसमें सुरक्षित रख का निरीक्षण किया गया तो उसने देखा कि उसमें जीवाणुओं का कॉलोनी उपस्थित है, मतलब बैक्टीरिया उसमें आ गए थे। ठीक है, तो क्या किए, सबसे पहले मांस का सूप लिया और फ्लास्क में कॉर्क को हल्के तरीके से बंद किया ताकि ऑक्सीजन जाते रहे और उसको उबाला। उबालने के पश्चात कुछ दिन तक रखा तो उसमें देखे उन्होंने कि जीवाणु के कॉलोनियाँ बन गए हैं और यह प्रयोग उन्होंने बार बार प्रयोग किया और हर बार कुछ दिनों के बाद उसमें क्या होते थे, जीवाणुओं का समूह उसमें उपस्थित मिला। ठीक है, तो जॉन नीदम ने अपने प्रयोगों के परिणामों को निष्कर्ष करते हुए बताया कि सूप को उबालने पर इसमें उपस्थित जीवाणु मर गए, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात स्वतः ही उसमें बैक्टीरिया या जीवाणु पनप गए। ये जॉन नीदम का वक्तव्य था। ठीक है, तो इससे स्पॉन्टेनियस जनरेशन या स्वतः जननवाद को काफ़ी ज़्यादा बल मिला। तो ये इनका एक प्रयोग था जिसमें क्या किया, सबसे पहले क्या किया, कुछ मांस के सूप को उबाला है, ठीक है, जिसमें ढक्कन को ठीक से नहीं लगाया गया, बार बार इस चीज़ को बता रहा होगा ना। तो उसमें उबाला और उबालने के पश्चात क्या हो गया, उसमें जो माइक्रोब्स रहे हैं वो मर गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें अगर रखें तो उसमें फिर से क्या हुआ, जो बॉइलिंग किया गया वो ठंडे हो गए, तो कुछ दिन के बाद उसमें फिर से माइक्रोब्स या जीवाणु पनप गए। ठीक है, ये प्रयोग उन्होंने बार बार करके देखा, पहले गर्म किया फिर उसके बाद ठंडा किया, तो कुछ दिन के बाद फिर से उसमें क्या है, माइक्रोब्स आ गए। ये था नीदम का प्रयोग स्वतः जननवाद को लेकर के। ठीक है, उसके बाद और कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 13वीं शताब्दी के लोगों का यह भी मानना था कि बतख की उत्पत्ति बतख वृक्षों से हुई है। ठीक है, तो इस वृक्ष के फल जो पानी में गिर जाते हैं वो बतख बन जाते हैं, ये कहना था। इसी तरह ये भी माना जाता था कि मेमने की उत्पत्ति तरबूज जैसे फल देने वाले पौधों से हुई है। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल रहे, हालांकि इसमें सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल रहा है वो नीदम का रहा है और जॉन नीदम के प्रयोग को बहुत लोग मानना भी शुरू किए थे। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि जॉन नीदम के ही प्रयोग को कह सकते हैं या वक्तव्य को खंडन भी आगे किया गया है। तो ये याद रख लेना कि हम क्या पढ़ लिए, स्वतः जननवाद या स्वतः उत्पादन
मत कह सकते हैं, या अजीवात जीव उत्पत्ति मत, या एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन अंग्रेजी में कहूँ तो, इसको हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं जीवात जीव उत्पत्ति सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस नाम से ही समझ में आ रहा है, वो एबायोजेनेसिस था। वहाँ पे नॉन लिविंग चीज़ों से लिविंग चीज़ बने थे, मतलब निर्जीव चीज़ें से जीवित चीज़ बने थे, ये बोले थे। लेकिन यहाँ पे ये बोला जाता है कि सजीव चीज़ों से ही सजीव चीज़ बनेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जीवात जीव उत्पत्ति सिद्धांत। तो हार्वे और हक्सले ने अपने प्रयोगों के द्वारा बताया कि निर्जीव पदार्थों से ही जीवों की उत्पत्ति असंभव है। ठीक है, निर्जीव पदार्थों से जीवों की उत्पत्ति असंभव है, ये हार्वे और हक्सले ने ये बताया। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने एबायोजेनेसिस को डायरेक्टली खंडन किया है। ठीक है, और इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, जीवात जीव उत्पत्ति मत या थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस भी कहते हैं। इनके अनुसार नए जीवों का निर्माण केवल पहले से उपस्थित जीवों के अंडे, बीजाणुओं और जीवों से ही संभव है। मतलब लिविंग चीज़ों से ही लिविंग चीज़ बनते हैं, मतलब पहले से उपस्थित सजीव चीज़ों से ही सजीव चीज़ों का निर्माण होता है, ये इस थ्योरी में कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज़ों को। अब उसके बाद देखते हैं, ये आप थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के कुछ समर्थक रहे हैं जो काफ़ी अच्छे प्रयोग किए हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। याद रखना है इस चीज़ों को कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के समर्थक कौन कौन रहे हैं। हो सकता है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जाए। ठीक है, तो जैसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन बायोजेनेसिस के समर्थक नहीं है। मैं बोल रहा हूँ नहीं है, तो 4 ऑप्शन देंगे, फ्रांसिस्को रेडी, लुई पास्चर, स्पेलेंजिनी और जॉन नीधम। अब याद करो, जॉन नीधम को जस्ट पहले ही मैं बताया हूँ कि वो एबायोजेनेसिस वाले हैं। तो 4 ऐसे ऑप्शन देंगे और नहीं है पूछेगा। आजकल है वाला कम कर दिया, नहीं है वाला ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो याद रखना है, जॉन नीधम जो थे ये एबायोजेनेसिस वाले थे, लेकिन बाकी ये फ्रांसिस्को रेडी, लुई पास्चर और स्पेलेंजिनी, ठीक है, लेजेरो स्पेलेंजिनी, ये जो हैं बायोजेनेसिस के समर्थक रहे। तो नाम याद रखना है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आप लोग ने देखा भी होगा, अभी पेपर हुआ था उसमें भी। ठीक है, असाइनमेंट बोलता हूँ, इंटरनल एग्जाम में। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के समर्थक फ्रांसिस्को रेडी। तो फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को पता चल ही गया कि इसमें क्या होता है, जीवित चीजों से ही जीवित चीज बनते हैं। तो फ्रांसिस्को रेडी का प्रयोग हम देखते हैं, तो पहले इसका पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका जो डायग्राम है वो दिखाऊंगा ताकि आप लोग को समझ में आए। तो फ्रांसिस्को रेडी का क्या कहना था, ये याद रखना, ये एक इटली के साइंटिस्ट थे। ठीक है, 1668 में इन्होंने अपने प्रयोग को दिए थे। इन्होंने क्या किया, मांस और मछलियों को क्या किया, उनके टुकड़ों को, ठीक है, कांच के चौड़े मुंह वाले जारों में रखते गए। ठीक है, और इनमें से आधे जारों को क्या किया, बंद किया, और आधे जारों को इन्होंने खुला रहने दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब मैं क्या बोला हूँ, सबसे पहले मरे हुए सांप, मछली या मांस के टुकड़ों को जार में रखते गए, कुछ को उन्होंने क्या किया, ढक दिया, और कुछ को उन्होंने खुला रहने दिया। ठीक है, और कुछ दिनों के पश्चात इन्होंने अध्ययन किया, तो पता चला कि बंद जार में जो मक्खी या उसके लार्वे जो हैं वो नहीं बन पाए, लेकिन जो खुले जार वाले थे उसमें मक्खियों के लार्वे या डिंबक चलते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रयोग था। तो ये हम देखते हैं प्रयोग में, डायरेक्ट देखते हैं ये जार वाला। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो फ्रांसिस्को रेडी का एक्सपेरिमेंट जो था, मैं क्या बोला कि इन्होंने कुछ मांस के टुकड़ों, मछली, सांप या अन्य जीव के, ठीक है, मांस के टुकड़ों को कुछ जार में लिए, और कुछ जार को खुले रहने दिए, और कुछ जार को क्या किए, बंद कर दिए। तो अगर आप देखोगे तो
खुले जार में क्या है, जो ओपन कंटेनर है उसमें मक्खी और उसके लार्वा पनप गए, ठीक है। और जो बंद जार है जिसमें सील्ड कॉर्क कंटेनर है उसमें कोई भी प्रकार के फ्लाई या मक्खी और उसके लार्वा नहीं पनप पाए, ठीक है। और एक और ले लो इन्होंने थोड़ा सा गेज कवर्ड कंटेनर लिया, ठीक है, कपड़े के द्वारा ढका था, उसमें भी देखिए तो इन्होंने मक्खी जो है केवल ऊपर में ही आकर के लार्वा दिए, अंदर तक नहीं जा पाए। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि फ्रांसिस्को रेड्डी जो है उन्होंने बताया कि बंद जारों में मक्खियों के लार्वा नहीं बनना स्वतः जननवाद के सिद्धांत के जो था उसके प्रति अविश्वास बढ़ाने का काम किया, ठीक है। मतलब डायरेक्ट फ्रांसिस्को रेड्डी ने स्वतः जननवाद का खंडन किया है, ठीक है। और रेड्डी के प्रयोग को स्वतः जननवाद के समर्थकों ने यह कहकर काटने के भले ही कोशिश किया कि रेड्डी के जो प्रयोग है उसमें बंद जार में स्वतः जननवाद की प्रक्रिया O2 की कमी की वजह से हुआ है या अन्य कारकों के अभाव हुआ है, ये बोला है, ठीक है। लेकिन कालांतर में बाद में रेड्डी अपने बात मनवाने में सफल भी रहे, ठीक है। तो याद रखना है फ्रांसिस्को रेड्डी ने 2 जार लिया था जिसमें एक बंद था, एक खुला हुआ था। बंद वाले में कोई भी प्रकार के फ्लाई और लार्वे नहीं पनप पाए और जबकि खुले जार में पनप पाए, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बात मनवाने में सफल रहे कि लिविंग चीज़ों से लिविंग चीज बनते हैं, ये बोला इन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लुई पास्चर का प्रयोग में, ठीक है। दूसरा प्रयोग है बायोजेनेसिस के। लुई पास्चर के प्रयोग में अगर देखें तो लुई पास्चर के प्रयोग में अगर देखते हैं तो याद रखना इन्होंने एसेप्ड फ्लास्क का उपयोग किया, ठीक है, लुई पास्चर ने। तो इसको हम लोग हंस नली का प्रयोग भी कहते हैं, ठीक है। ये पूछा जा सकता है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में, ठीक है। लुई पास्चर जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो क्योंकि ये काफ़ी समय तक चलते ही आ रहा था, ठीक है। तो इन्होंने विवाद, जो चलता हुआ विवाद था कि जीवात जीव उत्पत्ति अजीवात जीव उत्पत्ति, इसमें विवाद चलता रहा था, तो उसको इन्होंने बिल्कुल तरीके से समाप्त कर दिया अपने प्रयोगों के द्वारा, ठीक है। तो लुई पास्चर का एस फ्लास्क प्रयोग को हम लोग देखते हैं जिसका मेन उद्देश्य क्या था, जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है उसको चुनौती देना ही था, ठीक है। तो लुई पास्चर ने प्रयोग में क्या किया, इस फ्लास्क में क्या किया पहले पढ़ लेते हैं फिर वो डायग्राम में देखेंगे। तो इस फ्लास्क में मुंह पतला और एस फ्लास्क वाला मुड़ा होता था ताकि हवा अंदर जा सके, लेकिन उसमें मौजूद जो बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव बाहर ना आ सके, इस तरीके उन्होंने बनाया हुआ था। पास्चर ने अपने प्रयोगों में सबसे पहले क्या किया, एक फ्लास्क लिया जो कि एसेप्टर था, उसमें कुछ सूक्ष्म जीव जिसमें मौजूद किसी भी जीवाणु या सूक्ष्म जीव नहीं थे कह सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या किया उन्होंने, फ्लास्कों को खुला छोड़ दिया जिससे ताकि हवा अंदर जा सके। हालांकि फ्लास्क का मुंह जो एस आकार का था, तो बाहर से कोई भी बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव अंदर नहीं आ सके। हवा बस जा पा रहा है लेकिन बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव अंदर नहीं आ पा रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। परिणाम स्वरूप फ्लास्क में कोई भी प्रकार के सूक्ष्मजीव नहीं बढ़े, ठीक है। तो ये उनका एक प्रयोग है, इसको हम लोग देखते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। ये देखो मैं बोल रहा हूँ एस फ्लास्क, इसको स्वान नेक या स्वान नेक फ्लास्क प्रयोग भी कहते हैं या हंस नली का प्रयोग भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक एस फ्लास्क एस सेप्ड फ्लास्क लिए, उनमें क्या किया उन्होंने, कोई भी बैक्टीरिया है ही नहीं उसमें, ठीक है, और उसको गर्म भी कर दिए ताकि कोई भी बैक्टीरिया अगर रहे तो वो क्या हो, खत्म हो जाए। अब मैं पहले ही बोल दिया हूँ क्योंकि इसका जो इस फ्लास्क गर्दन नुमा जो इसका स्ट्रक्चर है इस फ्लास्क का, इस वजह से केवल क्या होते हैं, शुद्ध हवा ही उसमें आ पा रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह इसमें नहीं आ पा रहे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये गर्म किया और कुछ दिन तक देखा तो बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं पनपा क्योंकि शुद्ध हवा ही आ पा रहा है, बैक्टीरिया वगैरह अशुद्ध हवा इसमें नहीं आ पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके मुड़े हुए गर्दन की वजह से, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस एस फ्लास्क एस स्वान ने क्या, एस फ्लास्क में उसका जो नेक नुमा स्ट्रक्चर है,
ठीक है, जो एस-नुमा स्ट्रक्चर उसको तोड़ दिया और उन्होंने ओपन कर दिया उस फ्लास्क को। ओपन करने के पश्चात इन्होंने देखा कि कुछ समय में वो कंटामिनेटेड हो गया, क्योंकि अशुद्ध वायु में ही तो क्या रहता है, बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, इस वजह से उसमें बैक्टीरिया पनप गए। तो इस तरीके से चलता रहा। मतलब इन्होंने क्या किया, एक एस फ्लास्क वाले जी है जिसमें शुद्ध हवा ही जा पाए तो उसमें बैक्टीरिया नहीं पनप पाए, और अशुद्ध हवा क्या हुआ, जब उसी गर्दन स्ट्रक्चर को तोड़ा तो उसमें देखा कि बैक्टीरिया पनप गए। तो ये था लुई पास्चर के स्वान नेक फ्लास्क प्रयोग। ठीक है, तो इसके बाद बिल्कुल अजीवात जीव उत्पत्ति और जीवात जीव उत्पत्ति में विवाद चलता रहा, वो उन्होंने बिल्कुल समाप्त कर दिया कह सकते हैं। ये स्पेलेंजेनी का जो प्रयोग है ये लुई पास्चर के पहले का था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये नीडम के प्रयोग के जैसा ही था, बस इन्होंने क्या किया, जो बॉइलिंग टाइम था, ठीक है, उसको नीडम से ज़्यादा वक्त तक उबाला, फ्लास्क को अच्छे से सैनिटाइज किया। याद रखना, नीडम ने अच्छे से सैनिटाइज नहीं किया था, ठीक है, और एयर रिमूवल, इस स्पेलेंजेनी ने क्या किया, फ्लास्क को सील बंद करने के बाद उसमें सारी हवा निकाल दी ताकि गर्म होने पर कांच टूटने से बच जाए। ठीक है, तो ये सब प्रयोग किया, लेकिन नीडम ने ऐसा कुछ नहीं किया था, फ्लास्क का सैनिटाइजेशन नहीं किया था, बॉइलिंग टाइम को ज़्यादा समय तक नहीं उबाला था, तो इन्होंने ज़्यादा समय तक उबाला और फ्लास्कों को पहले साफ़ किया, उसके बाद इन्होंने प्रयोग किया। तो रिजल्ट क्या मिला, स्पेलेंजेनी ने जो सूप बंद किया, वो सील बंद जो फ्लास्क था उसमें सूक्ष्म जीव नहीं आ पाए, लेकिन जिसमें खुले रहे और ढीले कारक से सील किए गए थे उसमें सूक्ष्म जीव पनप गए। तो ये स्पेलेंजेनी का प्रयोग था जो नीडम के प्रयोग को डायरेक्ट रूप से काटा है। ठीक है, तो आप इसमें भी डायग्राम में भी देख सकते हो, स्पेलेंजेनी का प्रयोग क्या था, उसमें मांस के सूप को लिए और उसको अच्छे से बॉईल किया, लेकिन उससे पहले बहुत देर तक गर्म किया और उसमें लेने से पहले उसको भी अच्छे तरीके से डिकंटामिनेटेड कर दिए थे, डिकंटामिनेटेड। ठीक है, उसके अलावा फ्लास्क ओपन है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, लेकिन जिसमें बंद है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ पाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, हम लोग जीवन की उत्पत्ति के पार्ट 2 में हम लोग एशियन थ्योरी को कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग आज क्या देखें, स्वतः जननवाद या एबायोजेनेसिस और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसको जीवात जीव उत्पत्ति सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो जीवन की उत्पत्ति से ही रिलेटेड में आधुनिक परिकल्पनाएं, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को हम लोग पढ़ेंगे, और ये भी उससे पहले पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ, ये भी देखेंगे। ओके।